हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आंदोलन के बारे में जो खास करके बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित है। इस आंदोलन का नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन। खास करके आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नर्मदा बचाओ आंदोलन की और यहाँ पे राहुल गांधी कैसे, है ना। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक प्रकार का टर्नओवर है, मतलब एक टर्नआउट है, एक प्रकार का टर्न है। ये कहीं ना कहीं देखा जाए कि समय के साथ साथ लोग किस प्रकार से यू टर्न लेते हैं, वो ये तस्वीर यहाँ पे दिखा रही है। क्योंकि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की सबसे बड़ी जो आंदोलनकर्ता महिलाएं हैं वो है मेधा पाटेकर। कौन है? मेधा पाटेकर जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन की सबसे बड़ी, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी क्या है, ये आंदोलनकर्ता महिलाएं हैं, मेधा पाटेकर। ठीक है। और ये आंदोलन खास करके नर्मदा बचाओ आंदोलन पर था। लेकिन हाल ही में जो राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही थी, भारत जोड़ो यात्रा, वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? वो स्टार्ट हुई थी यहाँ से, तमिलनाडु के, जिसका नाम था तमिलनाडु का जो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, उस कन्याकुमारी से ये आंदोलन शुरू होता है। ठीक है। और ये चलता कहाँ से? ये आंदोलन होता हुआ इस प्रकार से अगर हम बात करें तो ये आंदोलन कन्याकुमारी शुरू होता है और आगे बढ़ता जाता है और इस प्रकार से बढ़ता हुआ ये आंदोलन कहाँ पहुँचता है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर तक। कहाँ तक? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर तक, और सीधे जम्मू एंड कश्मीर को इन्होंने कवर किया है। इस प्रकार का जो राज्य इन्होंने खास करके ये टोटल जो यात्रा इन्होंने की है वो भारत जोड़ो यात्रा थी, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की। और उसी यात्रा के दौरान जब ये गुजर रहे थे यहाँ से महाराष्ट्र होते हुए और मध्य प्रदेश होते हुए, तब इनकी मुलाकात, इनकी जो भारत जोड़ो यात्रा में एक महिला शामिल होती हैं। ये महिलाएं हैं मेधा पाटेकर। क्या नाम इनका? मेधा पाटेकर। ये मेधा पाटेकर हैं और ख़ास करके ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा हम नर्मदा के इतिहास के बारे में और ख़ास करके वहाँ बनने वाले सरदार सरोवर बांध के बारे में। देखो यहाँ पे देखिएगा, आप देख पा रहे हैं, ये है अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो खास करके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे हैं। और यहीं से ये उद्गम स्थल है नर्मदा नदी का। किसका? नर्मदा नदी का। ये अमरकंटक क्या है? ये उद्गम स्थल है नर्मदा नदी का। और यहाँ से जब ये बहती हुई, ये देख सकते हैं आप, पूरे मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा कवर करती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी सबसे ज़्यादा जो प्रवाह क्षेत्र है कहाँ का? किसका? नर्मदा नदी का सबसे ज़्यादा जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और फिर उसके बाद ये एंट्री कर जाती है गुजरात में। गुजरात में ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इनके कुछ सहायक नदियाँ हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये दक्षिण की जो सहायक नदियाँ, मतलब दाएं साइड और बाएं साइड इस प्रकार से रखा जाता है ना, तो इसके बाएँ की नदियाँ ये हैं और दाएँ की नदियाँ ऊपर दी गई हैं। तो बाएँ साइड में देखिए, आप देख रहे हैं बुरहर करके है, बंजारा करके है, शेर है, शंकर है, दैनवई है, तवा है, छोटा तवा है, कृष्ण जो है कह सकते हैं यहाँ पे, खिरकिया है, बोरड है और यहाँ पे करजन। ये नीचे की नदियाँ हैं खास करके बाएं साइड की। और दाएं साइड की नदियाँ में देख सकते हैं आप, ओरसंग है, सुखी है, हिरन है, मन है, चोरल है और संकेसर है। उसके बाद में है कोलर है। उसके बाद में देख रहे हैं आप बरना है और हिरन है। इस प्रकार की इनकी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां वो होती है जो बड़ी नदी में जाकर मिलती हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये लास्ट में ये कहाँ गिर जाती है? जो हमारी जो नर्मदा नदी है वो कहाँ गिरती है? अरब सागर में। अरेबियन ओशन कह सकते हैं आप, ये अरब सागर है। तो ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ठीक, ये अरब सागर में है। और ध्यान रखिए, दक्षिण की नदी है और दक्षिण की वो नदी है जो खास करके मध्य की या मतलब मध्य भारत की वो नदी है जो पूरब से खास करके पश्चिम में जाकर गिरती है। ठीक है ना, उल्टी बहती है, ये ध्यान रखना। अब इसमें विवाद क्या था? विवाद था ये वाला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये वाला पॉइंट इसका विवाद रहा है। ये विवाद कब से शुरू हुआ, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये विवाद की जो तारीख है वो है 5 अप्रैल 1961, जब जवाहरलाल नेहरू सरदार सरोवर बांध की नींव रखते हैं। कहां पर? केवड़िया गांव में। केवड़िया गांव कहां पर है? गुजरात में है। और ये है केवड़िया गांव, केवड़िया गांव। ठीक है ना, ये केवड़िया गांव कहां पर है? ये है गुजरात में है। ठीक है। और इस गांव में गांधी जो है कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि प्रथम जो हमारे वहाँ प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि प्रधानमंत्री जो थे भारत के पहले, उन्होंने एक बहुउद्देशीय परियोजना जिसका नाम रखा उन्होंने सरदार सरोवर बांध, इसका उद्घाटन उन्होंने की। इनकी जो नींव रखी दोस्तों, वो रखी कहाँ पर? केवड़िया गाँव, गुजरात में। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर
स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन शुरुआत में जब प्रॉब्लम नहीं आई, बाद के बाद कब प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, ये आती है 1985 में। कब? 1985 में इसके बारे में, यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुभारंभ होता है, यानी कि शुरुआत होती है। क्योंकि नर्मदा बचाओ आंदोलन कैसे रखा गया, क्योंकि यहाँ पर जो बांध बनाया गया था, जो सरदार सरोवर बांध बनाया गया था, इसी के विरोध में यहाँ पे लोग उतर आए। इसका विरोध क्या था, क्या कारण थे इसका, आखिरकार जो नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए सरदार सरोवर बांध का जो विरोध कर रहे थे लोग, क्या कारण था। इसी में खास करके मेधा पाटेकर, जो मैंने बताया आपको अभी, जो मेधा पाटेकर थे, मेधा पाटेकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इन्होंने खास करके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनवाए जा रहे इस सरदार सरोवर बांध की इन्होंने की अवहेलना की। और उनका मानना था कि बहुत सारे लोग यहाँ से प्रभावित होंगे, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि सरदार सरोवर बांध की जो ऊंचाई थी ना, वो थी 138.68 मीटर, ये इसकी हाइट थी, ऊंचाई थी। और वहीं पे इसकी जो लंबाई रखी गई थी, वो रखी गई थी 1200 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा। 1200 मीटर इसकी जो है लंबाई थी, यानी कि 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसकी लंबाई थी। और अगर गहराई की बात करें तो इसकी डीपली जो गहराई थी वो थी 163 मीटर। कितनी थी? 163 मीटर ये गहरा था। ठीक, तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पे जो सरदार सरोवर जो बांध बनाया जा रहा था, यहाँ पे आसपास भी लोग रह रहे थे। उनका मानना था कि जब सरदार सरोवर बांध का जब पानी बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं जाकर यहाँ से बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा। लेकिन सरकार अपनी जगह कह रही थी, और सरकार का अपने कुछ लाभ थे जो सरकार कहना चाह रही थी। कि सरकार ने कहा कि भाई यहाँ पर खास करके यहाँ से जो 4 जो स्टेट हैं, 4 राज्य हैं, सरकार का कहना था कि जो 4 राज्य हैं, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये जो 4 राज्य हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सिंचित भूमि है, यानी कि जो असिंचित भूमि जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ पे पानी पहुँच सकता है, जिससे वो सिंचाई करने में सुविधाएं हो सकती हैं। दूसरा इनका काम था कि भैया ये जो बांध बन जाएगा तो यहाँ पे बिजली पैदा होगी, और जब बिजली पैदा होगी तो गुजरात के कारखाने, महाराष्ट्र के कारखाने, मध्य प्रदेश के कारखाने और राजस्थान के कारखानों को सुलभ होगा, इस मतलब आसान होगा, उनको बिजली बड़ी आराम से पहुँच जा सकती है, 24 घंटे उनको बिजली दी जा सकती है इस बात के द्वारा। लेकिन अब कहते हैं ना, कोई बड़ी सी परियोजना के साथ साथ कुछ मतलब नुकसान भी होते हैं और कुछ लोग परेशान भी होते हैं। जब आप कोई भी कह सकते हैं किसी चीज़ का निर्माण कर रहे होते हैं तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए मैं अपना गांव, मतलब मैं अपना जो है एक मकान बनवा रहा हूँ शहर के अंदर ही, तो भाई उसके लिए ईंटें और कह सकते हैं बदरपुर वगैरह है, बजरू मोरम वगैरह है, ये सब चीज़ मंगाऊंगा मैं, सीमेंट भी आएगा, तो कहीं ना कहीं गली में आने वाले लोगों को प्रभावित तो होंगे ना, वो उनको नुकसान तो होगा ही ना। अब सोचिए छोटा सा मकान जो मैं बनवा रहा था उसमें भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, थोड़ी बहुत तो होंगी, ऑब्वियसली होंगी। लेकिन सोचिए यहाँ पर 4 स्टेटों को इतना सारा फायदा है कि उनको पानी पहुंचाना, उनको बिजली पहुंचाने के लिए बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना स्थापित की जा रही थी सरदार सरोवर बांध के रूप में, तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत झेलनी थी। दिक्कत क्या झेलनी थी यहाँ पे कि यहाँ पर जो परेशानी होती वो क्या होती, देख पा रहे हैं, प्रभावित क्षेत्र के 230 गांव इससे प्रभावित होते। ठीक है, कितने? लगभग 230 गांव प्रभावित होते। कहाँ के? गुजरात के, मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के 230 गांव प्रभावित होते। यानी कि उन लोगों को अपने गांव छोड़ने पड़ते और कहीं और उनको सरकार जमीन देती जहाँ पे वो लोग रहते, उनको अपना गांव छोड़ना था। पर बहुत सारे लोग अपने गांव छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि हमारे पूर्वज, हमारे सातों पीढ़ी इसी जगह पे रही है, यही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है, उनकी यादें यहाँ बसी हुई हैं, तो हम इसको छोड़ना नहीं चाहते। तो कुछ बहुत मतलब बेशरम टाइप के इंसान थे जो उसको छोड़ना नहीं चाहते थे जगहों को। पर कुछ ऐसे भी थे जो कहते थे हमें मुआवजा मिलना चाहिए। अब सरकार के नज़र में था कि भाई हम ठीक है आपको मुआवजा तो दे देंगे, लेकिन कम से कम विस्थापित तो हो, आप यहाँ से हटो तो सही। लेकिन क्या हुआ कि जब नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ तो इन लोगों को कहीं ना कहीं सहारा मिल गया कि अब चलो इस बांध को हम रुकवाएंगे, इसको बांध को बनने ही नहीं देंगे, और कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन को, अपने गाँव को हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये टिके रहे भाई। तो एक कारण ये था, और इससे होता क्या कि भाई कम से कम 32,600 परिवार इससे प्रभावित होते। इस जो घटना थी, खास करके ये जो परियोजना थी, इस परियोजना से कितने 32,600 परिवार प्रभावित होने के चांसेस थे, और 2,50,000 हेक्टेयर जमीन प्रभावित होती। क्योंकि बांध के जितने भी क्षेत्र के भाग थे, जितने भी इलाके थे, जंगली इलाका हो, चाहे वो खेती हर क्षेत्र हो, चाहे जो है वहाँ पे गांव और शहर बसे हों, सबको प्रभावित होना था। कम से कम कितने 2,50,000 हेक्टेयर की जमीन यहाँ से प्रभावित हो रही थी। और वन तथा वन्य जीवों को भी प्रभावित होना पड़ रहा था, क्योंकि वनों को भी, क्योंकि जितने जंगल थे या उसके बाद जंगल हैं और जंगल में रहने वाले जीव जंतु भी इससे प्रभावित होते। क्योंकि भाई जब पानी होगा तो पानी के चलते पानी का लेवल बढ़ेगा, बांध का लेवल जब बढ़ेगा तो वहाँ पर अधिक मात्रा में खास करके लोगों को नुकसान पहुँचेगा। ठीक है, कि आप एग्जाम्पल समझिए, जैसे ये बांध है
और ये बांध हो गया, अब यहाँ पे पानी जाना है, अब पानी तो जा नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, देख पा रहे हैं ना आप, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। अब ऐसी कंडीशन में होगा कि अब यहाँ पे जब पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, पानी लेवल बढ़ता जाएगा तो आसपास फैलेगा ना, वो यहाँ तक बढ़ेगा, तो यहाँ के जंगलों को, यहाँ के जीव जंतुओं को, यहाँ पे रहने वाले गाँव को, गाँव के निवासियों को अपनी जगहों को क्या करना पड़ेगा, खाली पकड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, क्योंकि इस बांध में तो उतना ही पानी निकलेगा जितना आप निकाल सकते हो, है ना। अब बिजली कैसे बनाई जाती थी, यहाँ पे इन बांधों से बिजली कैसे बनाई जाती थी, बिजली बनाने के लिए हम बताएंगे आगे, अभी पहले यहाँ पे ध्यान दें। तो वन तथा वन्यजीव भी प्रभावित हो सकते थे जब इसका पानी का लेवल बढ़ता तब, ठीक है। लाभ ये थे कि भैया कम से कम 11 मिलियन, कितने, 11 बिलियन क्यूबिक मीटर जल की आपूर्ति से 1.8 मिलियन हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। ये इसका फायदा था कि अगर कहीं ना कहीं जाकर देखा जाए तो 11 बिलियन क्यूबिक मीटर जब जल था, ये जो इकट्ठा पानी जो था, इस पानी से 1.8 मिलियन हेक्टेयर भूमि को क्या किया जा सकता था, पानी पहुंचाया जा सकता था, जिससे वहां के किसान किसी भी मौसम में पानी का इस्तेमाल करते हुए अपनी फसल को तेजी से जो है उपजाऊ कर सकते थे, उसको बढ़ा सकते थे, ठीक है ना। और तो क्योंकि क्या होता था कि पानी की कमी की वजह से सूखा भी हो जाता था, पानी कमी की ना हो, पानी कमी होने की वजह से जो उनकी फसल जो होती थी बर्बाद भी हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं था, इनका मानना था कि अगर ऐसा होगा तो कम से कम 1.8 मिलियन जो हेक्टेयर भूमि है उसको जो है इससे फायदा हो सकता है, और तो और अधिक मात्रा में बिजली का उत्पादन होता, क्योंकि ये कितना, कम से कम 138.68 मीटर ही ऊंचा था। अब ऊंचाई से जब पानी आएगा, काफ़ी बड़ा लेवल था, मतलब काफ़ी बड़ा बांध था, और जब ये नीचे आएगा, मतलब खास करके जब इसका पानी नीचे आएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे नीचे टरबाइन लगाई जाएंगी, टरबाइन। अब टरबाइन का काम क्या होता है, जब टरबाइन घूमती है तो कहाँ पहुँचती है, उनके कॉन्टैक्ट होता है डायनामो से, और डायनामो में क्या होता है, बहुत तेजी से जब चिंगारियां बनती है तो वहां से बिजली का निर्माण होता है। तो क्या हुआ कि आप देखोगे, नॉर्मल सी बात, आप एक गिलास पानी लीजिए और किसी एक चक्री पर डाली तो घूमेगी ना, तो ऐसे जब सोचिए, जब इतने बड़े बांध से जब ढेर सारा पानी नीचे आएगा तो टरबाइन तो घूमेगी, जब टरबाइनें घूमेंगी तो क्या होगा, यहाँ पे बना हुआ डायनामो में बिजली बनेगी, और बिजली बनने के बाद जो खम्भों के माध्यम से बिजली शहर शहर पहुंचा दी जाएगी, समझ रहे हैं आप। और जिससे क्या होगा, जो उद्योग हैं, फैक्ट्रियां हैं, जो कारखाने हैं, उनको इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि लाइट आएगी तभी तो वो अपनी मशीनें चला पाएंगे, है ना। तो कई इसके लाभ थे, खास करके बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत 5 अप्रैल 1961 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस योजना की शुरुआत की तो कोई विरोध नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 1985 में क्या हुआ कि जो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इसका विरोध करना शुरू किया, और खासकर आप सब जानते हैं, विपक्ष के लोग ये सारा षड्यंत्र रचते हैं कि सरकार को नीचे दिखाने के लिए कोई ना कोई ऐसा मुद्दा होना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ के आदिवासी लोगों को, ग्रामीण लोगों को इकट्ठा किया और उनको बहला फुसलाकर इस आंदोलन के लिए तैयार कर दिया, जिसमें खास करके मेघा पाटेकर भी थी, ठीक है। और जो मेघा पाटेकर थी तो इसलिए साफ साफ दिखा देता है कि अगर मेघा पाटेकर को बहला फुसलाकर इस आंदोलन में शामिल किया, और बाद में जब उनकी सरकार बनी यानी कि श्री नरेंद्र मोदी की जब सरकार बनी तो उन्होंने क्या किया, हाँ, तो 17 सितंबर 2017 की इन्होंने क्या किया, इनको जो है उद्घाटन कर दिया, इनॉग्रेट कर दिया, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो ये आप समझ पा रहे हैं कि मतलब किस प्रकार से लोग जो है अपना सिस्टम जो है बना पाते हैं, और बना भी लेते हैं, ऐसा नहीं है बना नहीं पाते, बना लेते हैं बढ़िया तरीके से। और यही हुआ जो है, नरेंद्र मोदी ने जो उसी जगह से कहीं ना कहीं नाराज भी रही होंगी उस सरकार से कि भाई इन्होंने, सरकार ने जो उसकी जिस सरकार के कहने पर इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन का विरोध किया था, वही सरकार जब फाइनली नर्मदा नदी पर बने हुए सरदार सरोवर बांध का इनॉग्रेट कर रही है, उद्घाटन कर रही है, और लोगों को ये बेचारी काफ़ी समय से उसका विरोध भी कर रहे थे, आंदोलन, धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने इनॉग्रेट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि गुजरात में चुनाव भी थे फाइनली, तो गुजरात में चुनाव का लाभ मिल सके, इसलिए मोदी जी ने क्या किया, तनादन फटाफट करके क्या कर दिया, सीधे उसका उद्घाटन कर डाला, है ना। और वो कहावत वही होती है ना, बोए कोई और काटे कोई और, तो बोया जवाहरलाल नेहरू जी ने और काटने पहुंच गए मोदी जी, ठीक है। तो बस यही था, इसी वजह से नाराज मेघा पाटेकर क्या किया, मेघा पाटेकर ने जो है भारत जोड़ो यात्रा में जो है राहुल गांधी के साथ जो है शामिल हो गई। तो आप समझ पा रहे होंगे इस तस्वीर का आखिर रीजन क्या था और क्या कारण था, क्यों तस्वीर इसको मैंने दिखाई यहाँ पे। हाँ तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।